जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। वो शहजादे कहते हैं मेरे भाई को, खुद तो शहंशाह है, लेकिन वो छोड़िए, लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? नमस्कार, लीगल ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। आज बात नरेंद्र मोदी के उस बयान की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की जिसने राजनीतिक हलकों में, कारपोरेट हलकों में तूफान खड़ा कर दिया। बिल्कुल सही आपने समझा। अगर आपने सुना है उनका यह बयान, जो उन्होंने अडानी और अंबानी, देश के जो सबसे बड़े कारपोरेट घराने हैं, उनके बारे में दिया है चुनाव के बीच। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे बयान देने की क्या जरूरत पड़ी। अब कोई इसे अपनी ही टीम पर किया गया गोल बता रहा है। इंटरनेट पे तमाम तरह के मीम्स, जोक, गंभीर विवेचना, विश्लेषण, आरोप प्रत्यारोप, पूरा उसका बाजार गर्म है। राहुल गांधी जी इसे अपनी राजनीतिक जीत बता रहे हैं कि देखिए उन्होंने किस तरह से विवश कर दिया, क्योंकि लगातार वो अपने बयानों में इस बात का जिक्र करते रहे, भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर इस बात को लेकर के हमले करते रहे कि उन्होंने कभी भी अडानी या अंबानी ग्रुप का नाम नहीं लिया है। अब इसमें तो कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री की उनसे नज़दीकियां हैं, लेकिन तो सच क्या है? और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या है इसके पीछे की वजह। ऐसे कौन से कारण हैं कि प्रधानमंत्री को अप्रत्याशित रूप से और जिस भाषा में, जिन तेवरों के साथ, जिस तरह की एनालॉजी के साथ उन्होंने ये बात कही, उसके तमाम तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की पीआर टीम है, जिस तरह की प्रचार टीम है, जितना सुनियोजित, जितना ऑर्गेनाइज उनकी प्रचार प्रणाली है, तंत्र है, इलेक्शनरिंग की हो या कोई जनमत तैयार करने की हो, कोई नैरेटिव बनाने की हो, वो कोई मौका उनकी टीम नहीं छोड़ती है। इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम विरोधियों से, इंक्लूडिंग कांग्रेसाई, 100 मील आगे है प्रचार तंत्र में। और उसकी अगुवाई खुद नरेंद्र मोदी, उनसे बेहतर तरीके से कोई नहीं कर सकता, चाहे वो कहने का अंदाज हो, मौका हो और हमला करने के लिए चुने गए शब्दावली हो, उसमें नरेंद्र मोदी का कोई सानी ही नहीं है। अब राहुल गांधी जी ने उसका जवाब दिया है और चुटकी लेते हुए दिया है। फिलहाल अगर बयानों के स्तर पे हम देखें तो ये निष्पक्ष रूप से कहा जा सकता है कि इस मामले में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम प्रचार प्रणाली, प्रचार की एक्सपर्टीज़ या जो भी उनकी योग्यता प्रचार को लेकर के और प्रोपेगेंडा को लेकर है, उससे तो भारी पड़े ही हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने बयान नहीं सुना है, जिसकी संभावना कम है, अगर आप थोड़ी सी भी राजनीति में रुचि रखते हैं या करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं, तो ये लगभग असंभव है कि आपने बयान नहीं सुना हो। लेकिन फिर भी एक बार आप फिर से सुनिए कि प्रधानमंत्री जी ने दरअसल कहा क्या है। ये कांग्रेस के शाहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति,
5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं जो तेलंगाना में एक जो चुनावी रैली कल हुई थी, जहां उन्होंने ये बयान दिया और अचानक आउट ऑफ द ब्लू। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBID को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। शहजादे कहते हैं मेरे भाई को, खुद तो शहंशाह हैं, लेकिन वो छोड़िए, लेकिन बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला। मैं वहां गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं। अब देश समझने लगा है। अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है, तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। अब वो दिन आ रहा है, जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं। बहुत ही अजीब और बहुत ही आश्चर्यजनक बात है ये कि प्रधानमंत्री ये सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस से। किस कांग्रेस से उठा रहे हैं? जिस कांग्रेस के ऊपर 3-3.5 हजार करोड़ का IT का इनकम टैक्स का जुर्माना है। वो तो अदालत में सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, सरकार की तरफ से इनकम टैक्स विभाग ने खुद अदालत को ये कहा कि चुनाव होने तक हम इसकी रिकवरी पर कोई बात नहीं करेंगे, रिकवरी की बात हम बाद में करेंगे। वरना तो चुनाव पहले से लेवल प्लेइंग फील्ड था। और ये लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही है, राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि अडानी और अंबानी ग्रुप से मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है, अनहोनी नेक्सस है। उनकी सारी नीतियां इन दो कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने इसको एक इलेक्शन एजेंडा, अपनी राजनीति का एक मुख्य एजेंडा बनाया। एक पूरा क्लासिफिकेशन, एक डिफ्रेंसिएशन खड़ा किया कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं वो औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए है। उसमें कुछ 22 लोगों का नाम लेते हैं, 5 लोगों का नाम लेते हैं, और मुख्य तौर पे उनका हमला इन दो कारपोरेट घरानों को लेकर रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी ने कभी इससे पहले इस तरह के संदर्भ में इनका नाम भी नहीं लिया। अब अचानक से ये बात भी चुनाव में और इस तरह से के टेम्पो में भर के पैसा आया है। राहुल गांधी जी नाम नहीं ले रहे हैं, जो कि कैसे इसको आप मतलब सच ठहरा सकते हैं? एकदम मतलब सैकड़ों बयान राहुल गांधी के मौजूद हैं, सारे चैनल चला रहे, सारा मीडिया दिखा रहा है। वो ना भी दिखाए तो ये तो मतलब पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी हर मंच से, हर मीटिंग में कोई मौका नहीं छोड़ते, कोई मंच नहीं छोड़ते हैं। ये तो तब से जब वो राजनीति में आज की जितनी उनकी स्वीकार्यता नहीं थी, तब से
तब उनको प्रधानमंत्री और दूसरे तमाम लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के पप्पू और इस तरह की बात उनको कही थी, उनकी राजनीतिक पॉलिटिकल मैच्योरिटी को लेके बहुत बड़े सवाल उठाए जाते रहे थे, उस समय से राहुल गांधी जी ये बात कहते आ रहे हैं, तो उन पर तो कोई मानेगा ही नहीं। और इस इलेक्शन में ही इतने प्रमाण हैं, हर दिन के प्रमाण हैं। अभी देखिए, अब कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया, एक नजर आप भी डाल लीजिए, आपके सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अदानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है। हिंदुस्तान का धन लेकर इन्होंने 22 लोगों के जेब में डाला, अदानी अंबानी इन लोगों के जेब में। हमने मनरेगा योजना दी, कहते हैं गरीबों को आलसी बना रहे हैं। किसान का कर्जा माफ होता है, कहते हैं देखो बिगाड़ दिया किसानों को। अदानी को लाखों करोड़ रुपए दिया जाता है, वो नहीं बिगड़ता। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। अदानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है, और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। अब आपने सुना, अब राहुल जी ने, कांग्रेस ने, उनके तमाम प्रवक्ताओं ने, प्रियंका गांधी ने, जितने भी लोग हैं, इवन दूसरे दलों ने, संजय सिंह ने, टीएमसी ने, अखिलेश यादव ने, शिवसेना ने, लगभग हर विपक्षी दल ने इस बात पर मोदी जी की चुटकी ली, क्योंकि इसमें तो कोई सच झूठ की कहानी ही नहीं है, सामने सामने है, कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो ये अनायास नहीं है। अगर इसको स्लिप ऑफ टंग कहेंगे तो भी जस्टिफिकेशन नहीं है। मोदी जी की जो प्रचार टीम है, उनकी जो पूरी प्रोपेगेंडा टीम है, उनकी जो कम्युनिकेशन टीम है, स्ट्रेटेजिक टीम है, वो इतनी बारीकी से एक एक चीज़ का विश्लेषण करती है, बारीक निगाह रखती है। इधर मतलब कोई मौका ही नहीं छोड़ते, इधर सैम पित्रोदा के मुंह से कोई बात निकली, तुरंत उसका एक नैरेटिव बन जाता है। इधर जो चीज़ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कह लीजिए, वेल्थ टैक्स की बात कह लीजिए, जिसके चलते सैम पित्रोदा को आखिर इस्तीफा देना पड़ा और कांग्रेस ने भी कहा कि ठीक है चलो मुक्ति मिली। तो इतनी प्रभावशाली प्रधानमंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी की पीआर कम्युनिकेशन टीम है, तो ये दलील नहीं दी जा सकती, ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि ऐसे ही प्रधानमंत्री जी के मन में आ गया, मतलब बोलते बोलते वो बोल गए, ऐसा नहीं है। और अडानी अंबानी को केवल राजनीतिक संदर्भ में ना देखा जाए, इसको पूरे कारपोरेट जगत के लिए एक बड़ी टिप्पणी के तौर पर, डिमीनिंग के तौर पर देखा जाना चाहिए, और देखा जा ही रहा होगा। वो अलग बात है कि हिम्मत फिलहाल किसी कारपोरेट दिग्गज में नहीं है कि वो इस पर सवाल खड़ा कर सके। दूसरा कोई मामला होता, ये बयान किसी और मझोले स्तर के या छुटभैया स्तर के नेता का होता, तो संभवतः अब तक इन घरानों से या जो दूसरे एसोचैम, फिक्की, सीआईआई और जो दूसरे ऐसे कॉरपोरेट लॉबी ग्रुप कह लीजिए, एडवोकेसी ग्रुप कह लीजिए, जो कॉरपोरेट के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, फर्दर करते हैं, उनकी तरफ से बयान आ चुके होते, उनके संगठनों की तरफ से ये बात आ गई होती कि भाई हमें अपनी राजनीतिक लड़ाई में ना घसीटें, ये हमारे लिए मानहानि है। और देखा जाए, कोई विपक्ष का व्यक्ति आरोप लगाता है तो उसको फिर भी एक मतलब जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है, विपक्ष की, उनको भी किसी आधार पर कोई छूट नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी चलो माना जा सकता है कि भाई डेस्परेशन में, विपक्ष में है, उनके पास सूचना तंत्र इतना प्रभावी नहीं है, या यूं कहिए कि केवल उन्होंने एक हल्का आरोप लगा दिया ऐसे ही। लेकिन प्रधानमंत्री के स्तर का बैठा व्यक्ति, जिसके पास सारे सूचना तंत्र हैं, सारी मशीनरी, सारी ब्यूरोक्रेसी, हर चीज़ उसके अंडर में है, उसके स्तर से ये बात कहना कि क्या डील हो गई है, आप क्यों चुप हैं, मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या वो इन दो घरानों की जो रेपुटेशन है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, इंटीग्रिटी है, उस पर प्रधानमंत्री ने क्वेश्चन नहीं लगाया। ये क्वेश्चन मार्क उस बात पर नहीं है कि किस तरह की प्रैक्टिस ये करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले इलेक्शन बॉन्ड के मामले में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था, जिसको जस्टिफाई कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, ये कहते हुए लगातार सिलसिलेवार इंटरव्यूज में, हर इंटरव्यू में वो इसके बारे में बात करते हैं, तो वहाँ बहुत सारे घरानों के नाम आए थे। इत्तेफाक की बात है, संयोग की बात है, और वाकई बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि इन दो घरानों का 1 रुपए का भी डिक्लेयर्ड ओवर द टेबल, यानी कि जिसको कहा जा सके, वो उसमें नाम नहीं था। अब ये भी एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, ये जांच की बात है, आश्चर्य की बात है, विचार की बात है, विश्लेषण की बात है। क्या ये माना जा सकता तथ्य कि हिंदुस्तान के 2 इतने बड़े कारपोरेट घराने
जिनके पास जो वेल्थ का डेटा है वो देश के 60-70% लोगों की जो पूरी इनकम है या नेटवर्थ है उतना उन दो घरानों के पास है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है इंडस्ट्री का जिसमें इन दो घरानों की कलेक्टिवली प्रेजेंस ना हो और लीडरशिप है। ठीक है, तो क्या ये माना जा सकता है? इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है कि हिंदुस्तान की चुनावों में इतने बड़े कारपोरेट घरानों की कोई भागीदारी ना हो? ये तथ्य किसी के गले उतर सकता है, लेकिन चूंकि इलेक्शन बॉन्ड का जो डेटा सामने आया उस डेटा में इन घरानों का कोई जिक्र नहीं था, कोई प्रमाण नहीं मिला कि इनकी किसी डायरेक्ट कंपनी ने, अब इनडायरेक्ट कंपनी पे तो बहुत सारी बातें हो रही है, पर डायरेक्टली कहीं ये नहीं था कि अडानी ग्रुप की कोई सीधे सीधे उससे जुड़ी हुई कंपनी ने या अंबानी ग्रुप की सीधे सीधे कंपनी ने इलेक्शन बॉन्ड खरीदा हो और किसी भी राजनीतिक दल को दिया हो। अब ये कैसे गले से उतर सकता है? वो सारी कहानियां धीरूभाई अंबानी के टाइम की, इंदिरा गांधी के टाइम की, जिस समय लाइसेंस राज हुआ करता था, धीरूभाई अंबानी कैसे बड़े हुए, ये किसी से छुपा है? जिसने भी मीडिया में 90 में कदम रखा होगा, 90 के दशक में, शुरुआती दशक में या 80 के आखिरी वर्षों में, उसे क्या ये मालूम नहीं है कि कैसे धीरूभाई अंबानी पहुंचे? वो सारी चीज़ें मालूम है, सबको याद है। और बाकी भी जहां एसआर के टेप लीक्स होते हैं या दूसरे घरानों की बातें निकलती हैं बाहर, इवन नीरा राडिया का मामला ले लीजिए या दूसरा, और वो सारे घोटाले देश के सामने हैं ही। तो ऐसे में ये कैसे माना जा सकता है कि 2024 में, 2019 के चुनाव में इन दो बड़े कॉरपोरेट घरानों की इतनी सी भी भागीदारी व्हाइट कैपिटल के तौर पे? ये मान सकता है कि उन्होंने ममता बनर्जी को महाराष्ट्र में, चाहे वो शिवसेना की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या उड़ीसा में बिजू पटनायक की सरकार हो या और दूसरी जगह जहां इनके कारखाने लगे हैं, जहां इनके कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं, तो क्या इन्होंने किसी राजनीतिक दल को ₹1 का भी लेजिटिमेट चंदा नहीं दिया है? ये स्वीकार करने वाला तथ्य ही नहीं है। तो जाहिर है कि कोई ना कोई दूसरा तरीका होगा, चाहे वो काइंड में हो या किसी और तरीके से हुआ हो। तो क्या प्रधानमंत्री, उनके पास कोई ऐसी सूचना है जिसके तहत उन्हें ये मालूम है, या ये एक जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं, इवन कुछ स्वतंत्र विचारधारा के भी लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये चुनाव के जो 3-4 चरण हैं उनमें मन मुताबिक या अपेक्षा अनुरूप उनको जानकारी मिल गई है कि नहीं है, वोट परसेंटेज घटी है या जो भी सीटों का अर्थगणित है, जो भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ घटेंगी, यहाँ बढ़ेंगी, वैसा नहीं होगा। और ये जो चर्चा पूरे राजनीतिक फलक में तैर रही है कि अगर इससे कम सीटें हुई तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो दूसरे लोग हैं, जो दबे हुए हैं, जो मौके के इंतजार में हैं, चाहे वो गडकरी साहब हों, चाहे वो राजनाथ जी हों या फिर कोई और नेतृत्व आए, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री दिन को किनारे लगा दिया मोदी जी ने, चाहे वो शिवराज सिंह हो, चाहे वो वसुंधरा राजे हो या और बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं उन संदर्भों में। वो लोग बलशाली हो जाएंगे, उनको मौका मिल जाएगा। तो क्या ये एक तरह की स्वीकृति है, पुष्टि है? क्या ये कन्फेशन है? क्या ये उससे उपजी निराशा, खीज, कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है कि आप अचानक से एक ऐसी चीज कह बैठे जिसे लोग अपनी ही पार्टी पर किया हुआ गोल बोल रहे हैं या अपने ऊपर किया हुआ हमला बोल रहे हैं, या फिर ये एक सोची समझी इंटरवेंशन है, चेतावनी है इन दो कॉरपोरेट घरानों को, देख लो। मतलब क्या है ये? इसका विश्लेषण तो करना बनता ही है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि जो सहारनपुर में लकड़ी को लड़की बोल दिया था या किसी दूसरी जगह स्लिप ऑफ टंग हो गया या खड़के जी के मुंह से 400 पार निकल गया, वो स्लिप ऑफ टंग है, उतना उसका छूट दी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से इस चुनाव में शुरू से, अगर आप थोड़ी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 1-1.5 महीने पुरानी अपनी स्मृति को ले जाइए, कहाँ से शुरू हुआ था? शुरू हुआ था मोदी का परिवार, क्योंकि तमाम बाकी राजनीतिक दलों के लिए उनका जो था कि मोदी का परिवार मेरा परिवार है, क्योंकि ये बात उठी थी कि प्रधानमंत्री का तो परिवार नहीं है। वहाँ से बात शुरू हुई थी कि वो रीति रिवाज नहीं मानते हैं, उन्होंने अपनी माताजी के देहांत पे मुंडन नहीं कराया,
उन्होंने ये नहीं किया। उससे पहले तपस्या को लेके बात हुई थी, राम मंदिर को लेके, जब 11 दिन का उपवास रखा और प्रधानमंत्री जी फिर उसमें अभिषेक करने खुद ही जा रहे थे। फिर शंकराचार्य ने उस पर आपत्ति दर्ज की, 4 शंकराचार्य थे। फिर उसमें से शंकराचार्यों की पॉलिटिकल इंक्लिनेशन और एलिगेंस को लेकर के उनकी तो उनसे समीपता है, वो उस विचारधारा के, ये सब बातें उठी, जिसमें 2 शंकराचार्य बहुत प्रमुख थे। और तमाम प्रयासों के बावजूद एक भी शंकराचार्य उसमें शामिल नहीं हुआ। और वो मामला था शास्त्र सम्मत क्या विधि है। तो ये बताना मुझे इसलिए जरूरी है कि कहाँ से नैरेटिव शुरू होकर, एजेंडा शुरू होकर कहाँ पहुंचा, क्योंकि वो दोनों चीजें फिजल आउट हुई। आप ये अगर माने, विश्लेषण अगर हम करें, तो पहले तमाम विपक्षी दलों की, चूंकि जनरेशनल चेंज इस समय हिंदुस्तान में हो रहा है, लगभग बड़े पैमाने पर अगर आप देखें, शिवसेना में देखें तो वहाँ उद्धव ठाकरे के बेटे आ चुके हैं। आप मुलायम सिंह जी के बेटे तो खैर पहले ही आ चुके थे। बहुजन समाज पार्टी भी इस वैक्यूम को, इस वॉइड को महसूस कर रही थी। वो अपने भतीजे को लेकर आई, मायावती जी, लेकिन उनको बाद में उसको हटाना पड़ा। तो और लालू जी के यहाँ तेजस्वी आ गए, नीतीश कुमार जी के यहाँ भी कोई नहीं है, वो पार्टी तो वैसे ही अपने अस्तित्व से जूझ रही है। पंजाब में आ ही चुके हैं सुखबीर सिंह बादल। तो अगर आप देखें, नवीन पटनायक के यहाँ अभी कोई उनका उत्तराधिकारी सीधे तौर पर नहीं है। पांडियन साहब की चर्चा होती है, जो कि एक तमिलनाडु के आईएएस है, उड़ीसा कैडर के, और बहुत तेजी से उनका विस्तार हुआ है। तो जनरेशनल चेंज को लेके लगातार बात चली रही है। इवन बीजेपी के अंदर भी जो उनके अपने लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके यहाँ किसी के पास मौजूद है, किसी के पास नहीं है। गडकरी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके बच्चे भी नहीं आएंगे, लेकिन दूसरी जगह अगर आप देखेंगे तो आपको कई जगह लोग मिल जाएंगे। तो ये जनरेशनल चेंज की बात हो ही रही थी। इसलिए प्रधानमंत्री के लिए बड़ा कन्वीनियंट था कि वो मोदी के परिवार की उन्होंने बात की कि मेरा परिवार तो पूरा 150 करोड़ भारतवासी मेरा परिवार है। ये पहला नैरेटिव था जब लालू और उस सबको उनको चुनौती देनी थी। फिर वो एकदम से 2 अप्रत्याशित घटनाएं हुई, जिनका जो स्क्रिप्टेड नहीं थी, जिनका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था, वो अचानक हुई। उनमें से पहली घटना थी चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव, जहां अनिल मसीह पकड़े गए साफ साफ, और पूरे देश ने देखा। और फिर सुप्रीम कोर्ट में लाइव जो टेलीकास्ट हुआ, उसमें पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से दांवपेच चलते हैं, कैसे एसबीआई ने, वो सब चीज़ें आपको रिपीट करने की मुझे ज़रूरत है, लेकिन इस संदर्भ को बताने के लिए ज़रूरी है। ये पहली घटना थी जिससे उस नैरेटिव में एक बहुत बड़ी ट्विस्ट आई, जो एक क्रेडिबिलिटी बन रही थी, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, वो एक पार्ट है, लेकिन कब्जा, कि विरोधी से जीत नहीं सकते तो विरोधी को ही निपटा दो। ये पहली एक बहुत ही निर्णायक किस्म की घटना थी, जिसकी साक्षात, जिसकी लाइव इमेजरी लोगों ने देखी, तो उसने बहुत बड़ा डेंट किया। उसके तत्काल बाद आ गया इलेक्शन बॉन्ड का मामला। वहाँ भी ये उम्मीद नहीं थी, जो डेटा आ रहे हैं आरटीआई के, उससे ये मालूम चलता है जिस तरह से सरकार ने उसको लाइटली लिया। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी, किसी तरह की उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट इस लेवल पे जाएगा, क्योंकि उसके पैरेलल ही मामला चल रहा था इलेक्शन कमीशन के अंदर तैनाती का, नए चुनाव आयुक्तों की। और सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह के रंग ढंग दिखाई दे रहे थे, जिस तरह के तेवर चंद्रचूड़ जी ने अख्तियार किए थे, उसकी वजह से एक नैरेटिव ऐसा बन रहा था कि मानो सुप्रीम कोर्ट के जो एक्शन है वो ही विपक्ष का काम कर रहे हैं, या विपक्ष की जो आरोप है, विपक्ष की जो भी आलोचनाएं थी विपक्ष की सरकार के निर्णयों को लेकर, वो उसको बल मिला सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे कमेंट से, फैसलों से। और उसमें एक बहुत बड़ा हथौड़ा मार दिया सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय ने, जो उसने एसबीआई के मामले में दिया, इलेक्शन बॉन्ड को असंवैधानिक करार करके। तो उसने पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार का मुख्य एजेंडा था, मुख्य प्लान था, उसको तहस नहस कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। वहां से आप घूम गए। अब उसका डैमेज कंट्रोल कैसे करें? तो यहां से नैरेटिव घूमा, याद कीजिए, क्योंकि राम जन्मभूमि चला नहीं, उसमें भी बात उठी थी कि विपक्ष आया नहीं, विपक्ष ने मना कर दिया। तो राम जन्मभूमि वाले मुद्दे को बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उतना उतना रंग नहीं ला पाया, उस तरह की वेव नहीं क्रिएट कर पाया जैसी 2019 में देश ने देखी थी, जब बालाकोट का हमला हुआ था, पुलवामा का हमला हुआ था, उसके बाद जो एक देखी गई थी। क्योंकि तो अब यहाँ से आ गया मांस, मछली, मटन, और फिर मंगलसूत्र आया।
वो भी अप्रत्याशित था। तो ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप हर बटन दबा के देख रहे हैं। जितने बटन हैं, आप जब जाते हैं, अब अंधेरा है कमरे में और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कहने चलो एक एक करके सारा दबा के देखो कहीं से जलेगा, नहीं काम कर रहा है, तो वो भी नहीं काम किया। फिर आपने ये वाला मामला पकड़ लिया हिंदू मुसलमान का, उसकी भी प्रतिक्रिया अलग हुई। उसके अलावा पैरेलली जैसे ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, जिसकी आशंका पहले से लगाई जा रही थी, वो सारे मीडिया के उसमें थी कि अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन से ठीक पहले गिरफ्तार किया जाएगा। वो सम्मन ठुकरा रहे थे, नहीं अटेंड कर रहे थे, लेकिन जिस सिलसिलेवार तरीके से, वो तो देखा ही है ना पूरे देश ने कि दिल्ली में क्या हुआ, कैसे तीनों निगमों को एक साथ किया गया, अलग किया गया। फिर जब काम नहीं करने दिया जा रहा था, दिल्ली के निर्वाचित विधानसभा के अधिकार क्या होंगे, उसको कौन संचालित करेगा, एलजी करेगा या वो करेगा, और उसमें खाली दिल्ली का एलजी होता तो बात अलग थी। पूरे देश के अंदर, चाहे पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित रहे हों या जगदीप धनखड़ जी जो पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, बाद में आके उपराष्ट्रपति बन गए, या झारखंड के अंदर देख लीजिए, या आप तमिलनाडु के अंदर देख लीजिए, किसी भी ऐसे प्रदेश में देख लीजिए जहां गैर भाजपा सरकार है, वहां के गवर्नर के जो उनका व्यवहार है, उनका जो टकराव है, उसको लेकर आप देख लीजिए तो आपके सामने आ जाएगा। तो उस वक्त में भी जैसे ही केजरीवाल गिरफ्तार हुए, उसके बाद ये नैरेटिव कंसोलिडेट हुआ। ये मैसेज जो विपक्ष का था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, और फिर उसमें आईटी का, इनकम टैक्स का जो पहुंचा, नोटिस जो दिए गए, तो उन सारी घटनाओं से, उन सारी बातों से एक माहौल बना कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार की जो उसकी तमन्ना है, आकांक्षा है, या उसका जो इलेक्शन का सबसे बड़ा नारा है अब की बार 400 बार, वो भी किस लिए? क्योंकि उनको संविधान में मनोवांछित बदलाव करने। और ये बात कहाँ से निकली? ये बात निकली, कई ऐसी सिलसिलेवार घटना हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इलेक्शन कमीशन में आयुक्तों की नियुक्ति का एक नीति सम्मत, एक पूरे फ्रेमवर्क के साथ कानून बनाना होगा, और उस कमेटी में 3 लोग थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्रधानमंत्री। तो उसमें कानून में बदलाव करके चेंज कर लिया गया। दिल्ली के अंदर जब मामला आया कि दिल्ली की निर्वाचित विधानसभा के ये अधिकार होंगे, वो अपने हिसाब से अपने अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, उसको ये अधिकार होगा, जो कि होना ही चाहिए था। अब इसको जब कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से इसको मिला, तो वहां कानून बदल दिया गया। 370 इससे पहले ही था, उस पर देश ही तय करेगा कि क्या चीज होनी चाहिए थी, क्या चीज नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कोई भी व्यक्ति, शायद देश का जो भारत के प्रति जिसकी आस्था है, वो उस निर्णय को लेकर के कभी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि कश्मीर हमारा अंग था, अंग है और रहेगा। सिर्फ प्रक्रिया की बात है कि किस तरह से उसको लागू किया गया। तो ये पूरी वो पृष्ठभूमि है। अब उस पृष्ठभूमि में जरूरत है उस मैंडेट की जो आपको डिसाइसिव लीडरशिप दे सके, कंट्रोल दे सके, जो अभी नहीं। भले ही प्रधानमंत्री लगातार हर इंटरव्यू में, उसके बाद प्रधानमंत्री के सिलसिलेवार इंटरव्यू चले, क्योंकि राहुल गांधी और दूसरे लोग ये भी बात करते रहे कि प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं मीडिया से। लगभग हर पब्लिक एड्रेस में राहुल गांधी ने इस बात को कहा है। अडानी अंबानी के ऊपर हमले के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया को आज़ादी नहीं है, मीडिया की फ्रीडम नहीं है, मीडिया पे कंट्रोल है। ये टर्म भी इवॉल्व हो गई, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, ये पूरी आप सब जानते हैं इस बात को। चैनलों की एडिटोरियल लाइन बड़ी क्लियर है कि कौन क्या कहेगा, एक एक नाम से है, मतलब चुनावी मुद्दा बन चुके हैं। जो इम्पार्शलिटी मीडिया की है, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार, और फिर यूट्यूब, जिसका एक हिस्सा मैं भी हूँ, तो यूट्यूब पे ही स्वतंत्र आवाज़ों की बात हो रही है। और उस संदर्भ में प्रधानमंत्री के इन बयानों को देखा जाना चाहिए। इसके 2 मोटे तौर पे पहलू हैं। एक, राजनीतिक इससे मायने क्या निकलते हैं, इसकी ओरिजिन के पीछे किस तरह की पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस या कंसिडरेशन है, जिसने प्रधानमंत्री को विवश किया कि वो एक ऐसी अप्रत्याशित लाइन लें। अगर वो ये जताना चाहते हैं कि अडानी अंबानी से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उसके और भी तरीके हैं। उसके लिए ये कहने की बात नहीं थी ना, क्योंकि राहुल गांधी से ज़्यादा नुकसान तो उन्होंने इनका किया है, और काला धन है, ब्लैक मनी है। ये तो बहुत बड़ा कमेंट है, ये तो सच में बहुत बड़ा डेंट और कमेंट है। किसने लिया
वो एक पार्ट है, किसने दिया वो दूसरा पार्ट है। चुनाव में हर राजनीतिक दल को चंदा लेने का अधिकार है, सिर्फ बात यह है कि कौन किसको दे रहा है और वो घोषित हो, वो सार्वजनिक हो, लोगों को पता हो, यही है ना मुद्दा। तो ये तो गलत नहीं है। अगर आप अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं कि हमारा इन दो घरानों से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो घराने ऐसी माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं? यदि हाँ, और उसकी प्रधानमंत्री के पास खबर है, तो फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी तो जांच होनी चाहिए, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। तो इस मामले में तो राहुल गांधी, कहना ही पड़ेगा कि प्रधानमंत्री से इस मामले में या भारतीय जनता पार्टी से इस मामले में आगे है। उनकी बातें ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा विश्वसनीय लगती हैं, और प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, तीनों ही स्तर पे जो सवाल खड़े हुए हैं उसका जवाब देश को उन्हें देना चाहिए। अब अगर आज राहुल बजाज जैसा कोई कॉरपोरेट दिग्गज होता जिसके अंदर इतना साहस था कि वो सत्ताधारी पक्ष से भी आंखों में आंखें डालकर ये बात कह सकता हो, पूछ सकता हो, तो शायद ये होता कि वो पूछते, क्योंकि ये तो एक कॉरपोरेट के ऊपर, कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर, कॉरपोरेट एथिक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है, और सर्वोच्च स्तर से, सर्वोच्च स्तर से। मतलब इन कॉरपोरेट घरानों की पूरी जो भी एक कॉरपोरेट एथिक्स की, कॉरपोरेट गवर्नेंस की, उनकी रिपोर्टिंग की जो साख थी, उसको तो आपने 1 सेकंड में खत्म कर दिया। 1 सेकंड में प्रधानमंत्री के स्तर पे हो गया कि काला धन बोरों में, टेम्पो में भर के मिल गया है, उसका खुलासा करिए। आप चुप हैं, मतलब वो क्या चाहते हैं? अब राहुल गांधी ने जो जवाब दे दिया है, अब उस पर प्रधानमंत्री का जवाब आना बाकी है। तो लीगल ऑब्जर्वर बना रहेगा इस मामले पर। अब देखिए, ये मामला यहीं पर तो नहीं बैठेगा। क्या ये इस बात का संकेत है कि हाथ से चीज़ें फिसल रही हैं, जिसका आरोप या जिसकी बात कई और दूसरे राजनीतिक विश्लेषकों ने की है कि ज़मीन हाथ से निकल रही है? ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के मनोवांछित परिणाम नहीं आने की उम्मीद है, इसलिए निराशा और खीज में ये बात निकली। तो 4 जून को तो इसका फैसला हो ही जाएगा। लीगल ऑब्जर्वर इस मामले में लगातार बना रहेगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट से हमें ज़रूर अवगत कराएं। नमस्कार।